नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। लगातार नाराजगी का दौर भी देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कई नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि बगावत के सुर जो सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं वो मिले हैं भाजपा ने 67 सीटों का ऐलान किया है। जगमोहन आनंद को टिकट मिली है करनाल से और इस पर रेणुबाला गुप्ता भी नाराज है और अशोक सुखीजा भी नाराज है। आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता है, जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। पहली प्रतिक्रिया जगमोहन आनंद की टिकट पर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा। अभी अनेकों वर्षों से, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, के माध्यम से करनाल की कोई भी ऐसी घटना हो, खबर हो, उसे जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जो बात आपने टिकट की प्रतिक्रिया की बात की है, टिकट मिलने पे, तो आपके प्रश्न में ये बात छुपी हुई है कि कहीं ना कहीं टोटल मीडिया को भी ये लगने लगा है कि ये वितरण ठीक नहीं हुआ है। करनाल के जनमानस के दिमाग पे एक ही बात छाई हुई है कि ये टिकट का वितरण ठीक नहीं है। और आपने अगर अनुभव किया हो, आपने कवर भी किया है, पिछले 3 दिन पूर्व माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के ओएसडी रहे अमरिंदर सिंह जी करनाल में आए और उन्होंने एक साक्षात्कार में स्पष्ट शब्दों में कहा कि करनाल में अगर कोई टिकट का प्रबल दावेदार बनता था, जो हक बनता था, वो वरिष्ठ कार्यकर्ता अशोक सुखीजा का बनता था। और अन्य कार्यकर्ताओं के भी नाम लिए, परंतु प्रमुखता से उन्होंने नाम लिया। आप रेणुबाला गुप्ता ने भी कहा अगर हम नहीं आ रहे थे फिट मेरिट में तो अशोक सुखीजा को टिकट दे देते, हम उनका साथ देते, जितवा कर लाते। मैं मेयर मैडम का भी, ब्रिज गुप्ता जी का भी धन्यवाद करता हूं और सभी करनाल निवासियों का धन्यवाद करता हूं जो इस ढंग से मेरे बारे में अपनी राय रखते हैं। आपके नाम पर हर किसी को सहमति है, क्यों गांधी जी? जी, आपके नाम पर सहमति है, लेकिन सुखीजा जी हमने देखा 2000 से लेकर या उससे पहले भी 96 से लेकर के आप टिकट के प्रबल दावेदार थे। मनोहर लाल से भी आपके बड़े अच्छे संबंध थे। ऐसी क्या कहानी घटती है कि आपका टिकट बार बार काट दिया जाता है? देखिए, 57 वर्ष के राजनीतिक जीवन में भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक लगातार पार्टी संगठन की नीतियों के अनुसार पार्टी की सेवा की है। समाज की सेवा करने, जहां तक संभव हो सके समाज की सेवा की है। और ये बात निश्चित है कि 1991 में पहली बार रामविलास शर्मा जी, माने उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष होते थे, मुझे हरियाणा भवन दिल्ली में बुला करके टिकट के लिए कमिटमेंट करके मेरे को भेज दिया गया, मुझे तैयारी करने के लिए कहा गया, परंतु उस समय चेतन दास भंडारी जी को ये टिकट मिली। 1996 में पूरे प्रोसेशन के साथ हमारे उस समय के तत्कालीन मंडल अध्यक्ष जगदीश आनंद और महामंत्री महेश चावला थे। उन्होंने मेरे को कहा कि पार्टी ने आपके लिए निर्णय लिया, आप पूरे दल बल के साथ जाकर के नॉमिनेशन भरिए। पूरा करनाल उसका साक्षी है कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों का जनसमूह मेरे साथ नॉमिनेशन बन गया, परंतु पार्टी ने फिर भी ये किया। उस समय तत्कालीन भी संगठन मंत्री माननीय मनोहर लाल थे। ये 1996 की बात है। 2000 के चुनाव में मनोहर लाल जी और चौधरी ईश्वर सिंह जी सर्वे करने के लिए आए, पार्टी के कार्यकर्ताओं की रायशुमारी ली। कृष्णा मंदिर सेक्टर 14 के सामने नरेंद्र सांगवान की बिल्डिंग में ऊपर छत पे बैठ के रहे। मोर देन 90% लोगों ने रायशुमारी में मेरे नाम का पर्ची भर के दी। और ये बात मुझे कब पता चली, क्योंकि पार्टी ने निर्णय दूसरे के पक्ष में दे दिया। मुझे पता चली कि प्रदेश कार्यकारिणी की एक मीटिंग लेने के लिए मैं जब रोहतक कार्यालय में पहुंचा तो चौधरी ईश्वर सिंह जी उस सभा कक्ष के बाहर बैठे थे, कुर्सी बिछाकर धूप में अखबार पढ़ रहे थे। सुबह 10 बजे का टाइम रहा होगा। मैं जैसे उनके पास से अंदर हाल में जा रहा था तो उन्होंने मेरे को, अभी आप अशोक सुखीजा हो ना करनाल से? मैं कहा हाँ जी। कहें जी, मैं आपको ध्यान हो, मैं मनोहर लाल जी के साथ आया था, आपके हक में 90% लोगों ने रायशुमारी दी थी, लोगों ने लिखित रूप में किया था।
परंतु मेरे को समझ में नहीं आई कि आपको टिकट क्यों नहीं। क्या कोई 36 का आंकड़ा चल रहा है क्या आपका मनोहर लाल मनोहर लाल जी के साथ? मनोहर लाल जी की जिस प्रकार के निर्णय सामने आए हैं, मैं 36 का आंकड़े तो उनके मन वो बता सकते हैं। हमने तो हमेशा वरिष्ठ होने के नाते उनका आदर किया है, परंतु जिस प्रकार का उन्होंने व्यवहार किया है, जिस प्रकार का निर्णय किया है, कहीं ना कहीं उनके मन में ये भावना मुझे लगता है कि रही होगी कि किसी को भी ताकतवर ना बनने दिया जाए। मनोहर लाल पिछली बार भी यहाँ से 2014 में चुनाव जीते। ये तो कहा जाता है कि आप इतने साल हो गए आपको इस सीट पर बने, लेकिन जब अपनी बारी आती है 2014 में चुनाव जीते, 2019 में 2 बार मुख्यमंत्री रहे। अगर इतनी ही होती है कि हर कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए तो फिर क्यों खुद चुनाव लड़ते हैं, खुद क्यों मंत्री बन जाते हैं? ये फार्मूला अपने पे लागू क्यों नहीं होता? करनाल की जनता, क्योंकि अब उनको सांसद बनाया है करनाल की जनता ने, 5 वर्ष के बाद करनाल की जनता उनसे पूछेगी कि करनाल ने आपको क्या दिया और आपने करनाल के लिए क्या किया। 2014 में विधायक बनाया, मुख्यमंत्री बने। 2019 में पुनः उन्हें विधायक बनाया, मुख्यमंत्री बने, और 2024 में सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बने। पिछले 10 वर्ष का हिसाब अगर करनाल की जनता आज भी मांग रही है और कहीं ना कहीं मन के अंदर ये बात रखे हुए है कि आने वाले समय में वो इनसे हिसाब मांगेगी करनाल। सुखीजा जी, क्या आप जगमोहन आनंद को विनिंग कैंडिडेट मानते हैं? क्योंकि सारे कार्यकर्ताओं की मलाल यही है कि वो विनिंग कैंडिडेट नहीं है, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं, ये प्रश्न अपने आप में उसमें आंसर छुपा हुआ है। करनाल का जनमानस इस बात को जगह जगह पे, हर दुकान पे, हर चौराहे पे, हर पनवाड़ी की दुकान पे, नाई की दुकान पे, हर जगह पे एक ही चर्चा है कि भाजपा ने ये निर्णय उचित नहीं लिया। जगमोहन आनंद का फोन आया, मुलाकात हुई, मनाया उन्होंने, मान जाइए आप ही का बच्चा हूं, आप ही का बेटा हूं। देखिए, वो छोटा भाई है, उनको वो नहीं आए, ना ही उन्होंने इस प्रकार की जरूरत को समझा होगा। मुझे उनका नहीं, मैं अपने करनाल के माननीय जिलाध्यक्ष, करनाल के हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, कल जब वो करनाल में आते हैं और रेणुबाला गुप्ता जो हमारी पूर्व में मेयर रही, उनके घर पे निवास पे जाते हैं, उन्होंने इतनी भी नैतिकता नहीं रखी कि जो लोग संभावित प्रत्याशी के नाते प्रबल दावेदार थे, उनमें से किसी एक को भी मिला जाए। क्या सार्वजनिक विरोध करना ही एक क्राइटेरिया है कि शीर्ष नेतृत्व मिलेगा? इसका मतलब ये मान लिया गया है कि इनकी कोई औकात नहीं है, पार्टी के अंदर इनका यूज किया जाए, यूज एंड थ्रो, एक रैपर की तरह उन्होंने उठा करके बाहर फेंक दिया। बड़ी बात कही है अशोक सुखीजा ने कि यूज एंड थ्रो, बीजेपी पार्टी यूज एंड थ्रो करती है। सुखीजा जी, आप चर्चा ये है कि आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं, आपने समर्थकों की बैठक बुला ली है। ये पिछले जब से ये निर्णय आया है तब से लगातार पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के वरिष्ठ लोग और समाज की सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि बार बार निरंतर संपर्क कर रहे हैं। बार बार मुझे ये प्रयास कहा जा रहा है कि आप आइए, क्योंकि करनाल की जनता के पास विकल्प नहीं है। करनाल जहां जाना चाहता है, करनाल की जो चॉइस है, वो चॉइस जब तक सामने नहीं आएगी तो हम करनाल के लोगों के लिए बड़ी विडंबना रहेगी। इस नाते से कल मैंने अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। कल इस पर जैसा भी मेरे साथी, मेरे सहयोगी और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि जो हमें दिशा निर्देश देंगे, तो अगर वो कहते हैं कि आप लड़ जाइए तो आप लड़ लेंगे चुनाव? अगर देखिए ना जी, अगर सहमति बनती है। मुझे करनाल के जनता की सेवा करते 57 वर्ष हो गए और इस रूप में सेवा करने का अवसर अगर करनाल की जनता मुझे देना चाहती है तो मैं अवश्य उनकी भावनाओं का ध्यान रखूंगा। फोन आया मनोहर लाल का, नायब सिंह सैनी का, मोहनलाल बड़ोली का? किसी का भी नहीं आया, किसी का भी नहीं आया। बनता था, फोन तो बनता था। मैं यही कह रहा हूं, एक नैतिकता का जो वहन करना चाहिए, इससे ये लगता है कि उनके मन में पाप है, वो फेस ही नहीं करना चाहते। अगर ये वंशवाद नहीं है, ये व्यक्तिवाद नहीं है, ये मायावाद नहीं है, तो फिर वो उस कार्यकर्ताओं से फेस करने से क्यों डरते? गांधी जी, ये संगठन की चल रही है या व्यक्ति विशेष की ऊपर चल रही है? जो निर्णय सामने आए हैं उसमें संगठन का निर्णय कहीं नजर नहीं। क्योंकि जानकारी मुझे ये मिली, आरएसएस ने जो 3 नाम भेजे थे करनाल से, उनमें अशोक सुखीजा का नाम था, उसमें संजय भटला का नाम था, उसमें रेणुबाला गुप्ता का नाम था। जगमोहन आनंद का नाम ही नहीं था क्योंकि 3 नाम थे। जो जैसे आदरणीय देवेंद्र गांधी जी ने ये बात कही है
मेरी भी जानकारी यही है कि भी संगठन की तरफ से मात्र संगठन की तरफ से इन 3 नामों को भेजा। तो कहां से आए जगमोहन आनंद आपके हिसाब से? मैंने पहले ही कहा कि किसकी सिफारिश? ये व्यक्तिवादी निर्णय। नाम कोई? नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल में पूरा करनाल समझता है कि हरियाणा की लगभग 90% सीटों का निर्णय करने का अधिकार कौन कर रहा है, कौन निर्वहन कर रहा है। मनोहर लाल जी को ये डेंट नहीं पड़ेगा अगर करनाल सीट हारते हैं तो ये चुनौती चैलेंज उनके सामने नहीं होगा? और ना सिर्फ मनोहर लाल को बल्कि नायब सिंह सैनी को, क्योंकि वो जीत के सीट निकले। हाँ देखिए, अगर वो ये सोचते तो इस प्रकार का निर्णय ही नहीं होता। उन्होंने भी गारंटी मान लिया है कि जिस तरह से किसी का शोषण कर सकते हैं वो शोषण करने का अधिकार रखते हैं, ऐसा उनकी मानसिकता बन चुकी है। एक आखिरी सवाल, उसके बाद भी 2014 में मैं जब यहां पर आया था करनाल में, तब भी आप नाराज हुए थे, आपको मनाया गया था और एक सेक्टर 12 में वहां पर प्रेस वार्ता में आप पहुंचे थे। 2014 में भी नाराजगी थी, 2024 में भी नाराजगी है। देखिए, 2014 में नाराजगी, मैं आपको बड़ी सीधी सी बात, जब भी अगर जैसा देवेंद्र गांधी ने कहा कि 1996 से लेकर के हर चुनाव में टिकट की प्रबल दावेदारी रही, करनाल की जनता ने मन से चाहा कि अभी अशोक सुविधा है, परंतु पार्टी के निर्णय में कहीं न कहीं वरिष्ठता सामने आई। 2014 के निर्णय में भी, क्योंकि मनोहर लाल जी ने आकर के संगठन मंत्री थे, वो हमारे लिए संगठन में काम करने वालों के लिए हमेशा आदरणीय रहे हैं। कोई भी संगठन का जो भी प्रचारक रहा है उसे आदरणीय मानते हैं। उस नाते से सभी कार्यकर्ताओं ने उस बात को, थोड़ा विरोध तो स्वाभाविक होता है, उस विरोध के बावजूद भी उन्हें स्वीकार किया, उनका समर्थन किया। उन्हें मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाने में करनाल के लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्या सुखीजा जी, ये भाजपा में कोई अटैची पर भी शुरू हो गया है प्रक्रिया की, अटैची वाला सिस्टम भी है कि फिर बड़े कार्यकर्ताओं को आप मेरे से ना पूछिए, आप स्वयं आंकलन कीजिए कि किस प्रकार के पद सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके उनको हमेशा लगातार पद से नवाजाता रहा है। और आज भी जिस प्रकार का ये टिकट का निर्णय हुआ है वो क्या दर्शाता है, इस पे आप स्वयं मीना चौहान, आप जानते होंगे नीलोखेड़ी से बीजेपी मोर्चा महिला की वो उपाध्यक्ष रही। उनका एक बयान था कि तलवे चाटने वालों को, चमचों को टिकट मिलती है, चापलूसों को। मैं ये समझता हूँ उनकी भावना बिल्कुल उचित है और ये बात निर्णयों में सामने आ रही है और पूरे हरियाणा के अंदर ऐसी आ रही है। एक सवाल और, जब पहले दिन टिकट मिली, हम वहां पर गए, उन्होंने कहा कि मैंने किसी को फोन नहीं किया, मुझे टिकट चाहिए, पर मुझे टिकट मिली। मैं जो बात कह रहा हूँ वो आपका ये जो प्रश्न है, ये वही बात, इससे पहले वाली जो बात है कि जो उनके व्यक्तिवादी निर्णय में ये सारे फिट बैठते हैं, वो व्यक्तिवाद का परिणाम है कि मेरा व्यक्ति कौन, संगठन से, पार्टी से, जीतने से, हारने से कोई संबंध नहीं, पर मेरा होना चाहिए। लेकिन ये लोगों को तो ये लॉलीपॉप चुसवा रहे हैं, भाई संगठन का फैसला है, संगठन की बात सुनो, संगठन करे चलो। अपने ऊपर दोष ना लेकर के दूसरे पे, संगठन पे दोष मरना, ये एक कारण। तो सुखीजा जी, ये नाराजगी अब आप चुनाव में खड़े भी होंगे या इसको सिर्फ बातों तक ही सीमित रखा जाएगा? क्योंकि आप जगमोहन आनंद के पास भी चले गए थे शायद उनका मुंह मीठा कराने। देखिए, ये इंसानियत का कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि एक आदमी को नई शर्ट भी लेता है, उसे भी न्यू पिंच करके उसे बधाई दी जाती है। बिल्कुल। अगर उन्हें टिकट मिली है, कल को किसी और को भी मिलेगी, कोई भी दायित्व मिलेगा, उसको उसका अभिनंदन करना, उसे बधाई देना, ये एक इंसानी फर्ज। अगर आप आजाद खड़े होते हैं तो क्या जगमोहन आनंद भी न्यू पिंच करने आएंगे आपको? वो तो उनका व्यवहार है, मुझे अपना व्यवहार देखना है। मैं किसी के बारे में क्या है, आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार का मोह और जिस प्रकार का निर्णय सामने आए हैं, बाहर के लोगों को सिर पे बिठाना और अपनों को ठोकर मारना। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूंगरपुर का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। पूरा जीवन वो कांग्रेस में रहे और कुर्ता बदल का उपाधि के साथ वो रहे। कांग्रेस से उन्हें कुछ नहीं मिला, पार्टी उन्हें लेकर आई, बाहर के लोगों को तरजीह दी, उन्हें सांसद बनाया, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया, उनकी पत्नी को विधायक बनाया, उनके बेटे को सांसद बनाया, और परिणामिता क्या है? वापस कांग्रेस। वापस कांग्रेस।
आप रंजीत सिंह चौटाला को देखिए, आप दुष्यंत चौटाला को देखिए, उन्होंने क्या किया। ऐसे अनेकों उदाहरण, और पार्टी सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, हरियाणा प्रांत के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, केवल मैं को सामने रखकर कहते हैं ना कि भाई एक उदाहरण है कि एक बंदर को अदरक की 2 ढेली मिल गई और वो अपने आप को पंसारी मान बैठा, वो प्रक्रिया सामने नजर आई। अंतिम फैसला कब, या ये आप दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं? ऐसा है जी, दबाव कभी भी नहीं बनाया, पर मन के उद्गार आपने पूछा, मैंने आपको अपने मन के उद्गार दिए हैं। निर्णय, अंतिम फैसला मैं व्यक्ति कौन होता हूं, साथियों के, मैंने जैसे पहले कहा कि साथियों के साथ बैठकर मंत्रणा करके जो भी उचित निर्णय होगा वो लेंगे। सुखीजा जी, जिस तरह से आपने कल बैठक बुलाई है, तो क्या लगता है कुछ ना कुछ तो लोगों ने कहा ही होगा कि आप चुनाव में उतरिए, हम साथ देंगे। लगातार यही दबाव है, लगातार यही दबाव है। आपका मन क्या कहता है? आज करनाल की जनता ये कह रही है कि हमारे पास विकल्प नहीं है, आप विकल्प बन के सामने आइए। तो ये है अशोक सुखीजा, आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग पर कि किस तरह से मन में गुस्सा, पीड़ा होना लाजमी है, गुस्सा होना लाजमी है। सुखीजा जी, अगर रेणुबाला आपका साथ देती है तो लेंगे? सभी का साथ लेंगे जी, देते नहीं जी, मेरी बहन है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर हम इस प्रकार का निर्णय लेंगे तो वो हमारा साथ सहयोग करेंगे। तो कल एक बड़ी मीटिंग होगी, बड़ी मीटिंग में ये साफ हो जाएगा कि क्या अशोक सुखीजा पार्टी को छोड़ देंगे, क्या त्याग पत्र दे देंगे, क्या वो चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और तो इन्होंने साफ जाहिर कर दिया, असूलों पर अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अशोक सुखीजा का एक बड़ा बयान, और ये जिंदा नजर आने की कोशिश। अगर दरियां बिछाते बिछाते 70 साल की 60 साल की उम्र हो जाए और पार्टी फिर भी पूछे ना, अगर आप कैपेबल हो, अगर संगठन नाम यहां से भेजता है, टिकट फिर भी नहीं मिलता, तो डिसाइड कौन कर रहा है? जनता भी ये डिसाइड करेगी कि अगर संगठन की नहीं चल रही, अगर पार्टी की नहीं चल रही, तो अकेला वोट हम कहां डालेंगे। ये बड़ा फैसला अगर कल होता है तो चुनौती, बड़ा चैलेंज और मुश्किलें बढ़ाने वाला जगमोहन आनंद के लिए, क्योंकि अभी ही हवा, पहले जब टिकट अनाउंस हुई है उसी दिन से हवा जो है, हवा का रुख उनके विपरीत बह रहा है। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, कोई अटैची कल्चर की बात कर रहा है, कोई कुछ कल्चर की बात कर रहा है, कोई व्यक्तिवाद कह रहा है, कोई कह रहा है परिक्रमा करने का परिणाम है ये। और ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अशोक सुखीजा जी, देखते रहिए अभी ब्रेकिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।